नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मधु कांकरिया की लिखी कहानी निर्वासिता। हेलो हेलो, हाँ बोलो बोलो, तुम्हारा फ़ोन क्या आया? कुछ तो वापस लौट आया है मेरा। जिंदगी कान में फुसफुसाई। लो मैं आ गई। बूंद बूंद पिघलने लगी बर्फ। उफ, गोला सा कुछ तो अटक गया था कि आवाज़ ही रुंध गई। शायद तुमने भी इसे महसूस। तुम्हारे अंदर भी कांप रहा था कुछ। शायद भावनाओं की चांदनी और अपराध बोध का मिला जुला असर था। तुम बोले जैसे गहरे कुएं से आई डूबती लटपटाती सी कोई आवाज़। सॉरी ममा। तुम कुछ समझ सके, कुछ रुके। आखिर भावुकता का इजहार तुम्हें दुर्बलता की निशानी लगती, और दुर्बल तुम थे नहीं, इसीलिए जल्दी ही तुम असली बात पर आ गए थे। तुमने 2 साल 7 महीने 27 दिन 2000 किलोमीटर की दूरी से हिचकते हुए कहा, ममा तुम दादी बनने जा रही हो। क्या? इतनी खुशी? मैं गड़बड़ा गई। ओह कितनी गलत थी मैं। सोचती थी कि अब कोई आवाज़, कोई खुशी, कोई एहसास, कोई खबर छू नहीं पाएगी मुझे। पर जिंदगी की महक से भरी ये आवाज़, भूल सकती हूँ कभी इसे? बहुत देर तक तुम्हारी लहराती आवाज़ पहाड़ी हवाओं की तरह मन के खंडहर में मृदंग सी बजती रही। सॉरी ममा, तुमसे मिलने आ नहीं सका। कितना ताकतवर था वह क्षण, जिसकी लपट में पिछला सब कुछ धुल पुछ गया था। सब गिले शिकवे चौखट के बाहर। उस क्षण का एक ही सत्य था कि मैं और एक नन्ही कोपल जो हमारे बीच एक कोमल सा एहसास लेकर आ रही थी, उस एक महान क्षण के बाद से तो मेरी ज़िंदगी ही जैसे बदल गई थी। पड़ोस अड़ोस पड़ोस, आसमान के चांद सितारे, बादल, बारिश, यहाँ तक कि गली के कुत्ते बिल्ली तक को खबर लग चुकी थी कि एक खूबसूरत घटना मेरी ज़िंदगी में घटने वाली है। मैं अब पूरी तरह दो में बँट चुकी थी। एक, मैं अभी अभी उगे इस रिश्ते की पंखुड़ी को सलीके से खोलने में लग गया था। को सलीके से खोलने में लग गया था। दूसरा, मैं उड़ता हुआ दूर जा पहुंचा। उस सुबह जब तुमने पहली बार किसी विदेशी आसमान को छूने के लिए उड़ान भरी थी। यह वह समय था जब भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में कामयाबी की नई गाथाएं लिख रहे थे। तुम्हें भी वहीं की किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आमंत्रित किया गया था। 5 साल 6 महीने 17 दिन बाद तुम भारत लौटे थे। लौटते ही तुम्हारा तबादला मुंबई हो गया। देखते देखते तुम कामयाबी की बौछारों में भीगते चले गए। मैं आवाज़ों से दूर अपने ही रचे सन्नाटों में सूखती चली गई। उसके बाद आज, सालों बाद आज तुम से लगे सचमुच का बुलावा, सचमुच के तुम। लगा संभावनाओं ने अभी तक पूरी तरह पल्ला नहीं झाड़ा है। दादी होने के एहसास ने मुझे एक स्वप्न का गुलाम बना दिया था, और गुलाम कभी शांति से जी नहीं सकता। इसीलिए हर पल मैं अपने स्वप्न के भविष्य की नोक पलक संवारने में लगी थी। हर पल मेरे भीतर इंतज़ार उगता रहता, इंतज़ार एक नन्हे ईश्वर का जो मुझे मेरे अंश के साथ जोड़ने वाला था। और एक दिन रिश्तों की पिछली मटमैली छाया को धो पोंछ कर मैं तुम्हारे यहाँ अचानक अप्रत्याशित मुझे देख तुम बहुत खुश हुए। सूर्य की किरणों की रोशनी में तुम्हारी खुशी, तुम्हारी कोमल हंसी झिलमिलाई, खुशी के रंगों से भरी तुम्हारी आवाज़। अब मत जाना मम्मा, बहुत अकेली रह चुकी हो। तुम्हारा दिल भी यहाँ बहला रहेगा, और ऋचा को भी हेल्प मिल जाएगी। लगा अरब सागर की सारी नमकीन हवाएं जैसे बहते हुए हमारे घर की ही ओर चली आई थी। मैं सचमुच बहुत खुश थी कि वक्त ने तुम्हारी आत्मा पर जो गर्दिश उगा दी थी वह झड़ गई। आखिर थे तो तुम मेरा ही खून। एक सर्वथा आत्म केंद्रित जिंदगी कैसे जी सकते थे? तुम्हारे यहाँ हर दिन जीवन का नया आविष्कार हो रहा था। हर शाम मेरे पास एक नई कहानी होती और उसे सुनाने को बेताब होती मेरी आत्मा। तुम्हारे घर में काम करने वाली बाइयाँ और उनकी दुनिया,
हर दिन मेरी दुनिया में नए झरोखे खुल रहे थे। मैं हैरान थी ये जानकर कि तुम्हारी सोसाइटी में मुस्लिम बाइयाँ हिंदू नाम रखकर काम करती थीं। नसरीन निशा बनी हुई थी, नूर बानो नीरा जीनत खुद को जया बता रही थी। मैंने देखा कि दुल्हन के हार की तरह जगमगाती इसी मुंबई से बस 50 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी अंधेरी आभाओं से पटी, सूखे जिस्मों, भूखे, नंगे, मैले कुचैले लोगों से भरी वो मुंबई थी जहाँ हर सांस दहशत से भरी थी, जहाँ हर गांव पाँव में छाला, हर हथेली में गट्टा बने हुए थे, जहाँ हर रात एक उचटी हुई नींद थी, जहाँ महीने भर पहले ही एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत आधे घंटे के भीतर ही सिर्फ इस कारण से हो गई थी कि उनके घर में रोशनी का एक कतरा भी नहीं था। और घटना पाता चापानी गांव की थी, जो कि मुंबई मंत्रालय से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर बसा छोटा सा गांव था, जहां बरली जाति के आदिवासी रहते थे। एक सामूज की खटिया पर सभी लोग सोए हुए थे। परिवार के मुखिया के ऊपर झाड़ियों से सरसराता हुआ सांप चढ़ गया। दर्द से बिलबिलाते हुए उसने हाथ को झटका। अंधेरे में उसे कुछ नहीं दिखा। सांप पास में ही लेटी उसकी बेटी पर गिरा। बेटी चीखी। आसपास के लोग दौड़ आए, खौफ जगाते और हिंसक जानवरों से भरे रात के साए साए करते नीले काले अंधेरे में मशाल के सहारे में जब तक सांप का विष निकालने वाले ओझा घोड़ी को लाते, दोनों ही नीले पड़ चुके थे। इस घटना ने मेरे दिमाग में इतना असर डाला कि मैंने घर की सारी अनावश्यक बत्तियों को बंद कर दिया। क्या ज़रूरत है तेज रोशनियों के इस इंद्रजाल की? ड्राइंग रूम में एक हल्की ट्यूबलाइट ही काफ़ी है। किचन और मेरे कमरे की बत्तियां भी बुझा दी थी मैंने। क्या ज़रूरत है? बाहर से तो रोशनी आ ही रही है। ऋचा का कमरा बंद था, इसीलिए वह जैसा था वैसा ही रहा। जैसे ही तुम ऑफिस से लौटे, तुम्हारे माथे पर 3 सिलवटें पड़ी। मम्मा, इतना अंधेरा सा क्यों? कोई फ्यूज उड़ गया क्या? कितना डिप्रेसिंग लगता है ये अंधेरा। मैं चालू हो गई। जानते हो बेटा, यहाँ मुंबई से ही महज थोड़ी ही दूर पर 2 जाने सिर्फ इसलिए चली गईं कि उनके घर के पास रोशनी का कोई मरियल सा कतरा भी नहीं था। और सांस रोककर मैंने सारी घटना तुम्हें कह सुनाई, इस उम्मीद में कि शायद तुम भी कुछ सोचो। मेरी बातों को तुमने सुना, चबाया और चिंगम की तरह थूकते हुए बोले, रिलैक्स मम्मा, ऑफिस से आया हूँ। दिन भर में यूं ही हजारों तनाव से गुजरता हूँ। कभी बॉस की फटकार, कभी रिपोर्टों की लापरवाही का रवैया, कभी ऋचा से झिकझिक, कभी ट्रैफिक जाम, कभी बारिश, कभी चिलचिलाती धूप, कभी सेल्स टारगेट का दबाव। पिछले कई महीने से कंपनी घाटे में चल रही है, सो अलग माथा यूं ही भन्नाया रहता है। कुछ हल्की फुल्की बात करो, कुछ हंसी खुशी की बात करो। कहाँ की सांप काटने की बात लेकर बैठ गई तुम? क्या? मैं फूंक गई। सांस फूलने लगी मेरी। उड़ती सी एक नज़र डाली तुम पर। थकान के बादलों से घिरा तुम्हारा चेहरा, असमय ही उड़ते बाल, कंप्यूटर पर निरंतर झुकते रहने के कारण पीठ का स्थायी दर्द। सचमुच मुझे आते ही ये सब नहीं कहना था। आगे से सावधान। पालतू बिल्ली की तरह मन को समझाया मैंने, लेकिन भीतर से एक दुबली सी आह भी निकली। ओह, तुमको कंपनी लग गई है जिसके घाटे की इतनी चिंता है। जीवन घाटे में जा रहा है, इसकी कोई चिंता नहीं। हिम्मत जुटा फिर आती हूँ तुम्हारे पास। बेटा, छोड़ क्यों नहीं देते ऐसी नौकरी जो हमेशा तनाव में रखे तुम्हें? उज्बक की तरह मेरे चेहरे को देखने लगे तुम, जैसे सोच रहे थे कि इन शब्दों में मुझ गूढ़ मगज को समझाया जाए। तुम सोच रहे थे कि किन शब्दों में मुझ गूढ़ मगज को समझाया जाए। फिर शब्द शब्द को चबाकर बोले, अम्मा, जहाँ भी जाऊँगा मुझे पैसा और पावर दोनों की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे दोनों ही चाहिए। पावर लेकर भी क्या पालोगे यदि जीवन में जीवन ही नहीं रहा? मैंने उसे कहा, नहीं कहना जरूरी चाहती थी, उखाड़ थी, पर तब तक उसकी पत्नियों के रंग बदल चुके थे। मैं डर की गिरफ्त में आ चुकी थी। रात सो नहीं पाती, छोटी सी नींद, बड़ी सी रात भीतर रात, कई रात, स्याह रात। आंखें बंद करती हूँ, अंधेरा दिखने लगता है। दुलारी की लाल लाल आंखें, जिसके पति और बेटी दोनों सर्पदंश से मर गए थे। यदि कुछ नहीं किया गया तो उन आँखों की आग भस्म कर देगी दुनिया को।
खोलती हूँ अंधेरा, सब चल रहे इसी अंधेरे में, कहीं समृद्धि का अंधेरा, कहीं गरीबी का। थक गई हूँ मैं इस अंधेरे में अपने स्व को खोजते बचाते। खुद को ढीला छोड़ देती हूँ, पल भर के लिए लगती है आँख, लगता है स्वप्न, स्वप्न भीतर स्वप्न देखती हूँ, स्वप्न की अब मैं कभी बूढ़ी नहीं होऊंगी, क्योंकि मैं स्वप्न देखने लगी हूँ। स्वप्न एक नन्हे आगमन का, जो फिर से जोड़ेगा मुझे मेरे अंश से। महीना, 2 महीना, 3, 4, देखते देखते 7 मास बीत गए। अमूमन मैं पूजा पाठ में यकीन नहीं करती, लेकिन मैं चाहती थी कि मातृत्व और भ्रूण की मंगल कामना के लिए यदि ऋचा की सहमति हो तो ऋचा का सतमासा पूजा जाए। मैंने हिम्मत करके कहा भी, पर तुम्हें ये सब पाखंड लगता। नीली रेशमी टाई की गांठ को ढीला करते हुए तुम झल्लाए। भ्रूण हत्याओं वाले इस देश में सतमासा पूजन, इससे बढ़कर पाखंड और क्या होगा। मैंने समझना चाहा कि इस भटके हुए देश में ये बताने की ज़रूरत और भी ज़्यादा है कि औरत की कोख से छेड़खानी कर हम सिर्फ तबाही को ही न्योता दे सकते हैं। तुमने इस तरह देखा मुझे जैसे जाने किस अजूबा से पाला पड़ गया हो। शब्दों को पत्थरों की तरह फेंकने लगे मुझ पर। तो इसके लिए पूजा का बहाना क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को पूजा की भाषा ही ज़्यादा समझ में आती है। इस पूजा के द्वारा मैं कहना बहुत कुछ चाहती थी, पर कहती किसे? इन सब बातों के लिए ठहर कर बैठना जरूरी था, पर तुम बैठना भूल चुके थे। तुम्हें दौड़ने की खुजली थी, बोलने को बेताब मेरी आत्मा फड़फड़ाई। काश मिल जाता कोई बिल्ली का बच्चा तो बतिया लेती उसी से। फिर एक सुबह सी सुबह, पत्तियों पर बिजली, बारिश और उससे उठता अद्भुत संगीत। जल्दी उठ गए थे तुम, अद्भुत रूप से शांत दिख रहे थे, जैसे समाधि से उठे हो। शांत, निर्विकार। दूर कहीं कोई चिड़िया चहचहा रही थी। एक चिड़िया मेरे भीतर भी चहचहा रही थी। मैंने तुरंत ही घर के बनाए मसाले की चाय तैयार की तुम्हारे लिए। बहुत पसंद आई तुम्हें। खिली खिली निगाहों से मुझे देखते हुए कहा तुमने, मम्मा, मैं तो इतनी मसालेदार चाय का स्वाद ही भूल गया था। तुम्हारे शॉर्ट्स पर बिस्किट का चूरा बिखर गया था। उसे हाथों से झाड़ते हुए बोले थे तुम। तुम्हारा खिला खिला चेहरा देखकर मैं फिर वही हो गई। पिछले सप्ताह ही मैंने फिर एक नया दुस्साहस किया। अगले ही फिर अरेरा कॉलोनी निकल गई थी। मैं अपने अनुभव तुम्हें सुनाने को बेताब थी, बस ढूंढ रही थी एक मुवक्कल मौका, जो मुझे आज ही मिल गया था। मैंने फिर ध्यान से पढ़ा तुम्हारा चेहरा, हर कोने अंतरे से पढ़ा। दाखिल हुई तुम्हारे भीतर, लगा सब ठीक ही चल रहा। तुम खुश थे, सब कुछ सुरताल में बह रहा था। उस दिन की तरह थकान या तनाव का नामो निशान नहीं था तुम्हारे चेहरे पर। आज मैं सेफ्टी जोन में हूँ, संभल संभल कर कहना शुरू किया मैंने। बेटा, क्या तुम जानते हो कि यहाँ से महज 60 किलोमीटर दूर एक बच्ची को शाम के झुटपुटों में तेंदुआ उठाकर ले गया। यहीं अरेरा कॉलोनी के पास संजय गांधी नेशनल पार्क से जुड़ा एक गांव है, वहीं की घटना है ये। माँ बेटी रोटी बना रही थी, बच्ची सामने ही आंगन में खेल रही थी। पीछे झाड़ियों से आया तेंदुआ और हल्के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर खींच ले गया उसे। गांव वाले जब तक पीछा किए, आधे से ज़्यादा हिस्सा खा चुका था वह बच्ची का। यहाँ के आदिवासियों का कहना है कि जो तेंदुआ उसकी लड़की को उठा ले गया, वह बाहर से लाया तेंदुआ था, जिसे वन विभाग टूरिज्म बढ़ाने के लिए लाता रहता है। यहाँ के पले बढ़े जानवर हमें पहचानते हैं। सदियों से हम साथ साथ रह रहे हैं। वे हम पर कभी हमला नहीं करते, हमें देखकर भी साइड से निकल जाते हैं। बहुत ही नारकीय हालातों में रह रहे हैं ये 56 गांव के आदिवासी। फिर भी ये नहीं जानते कि बाघ और तेंदुए जैसे हिंसक जानवरों को खुले जंगलों से निकाल उनकी घेराबंदी की जाए। दत्तता देकर जिनकी बच्ची तेंदुआ उठाकर ले गया, वे तक कहते हैं कि घेराबंदी से इन जानवरों को तकलीफ होगी। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे उन गाँव को सुरक्षित कर दिया जाए जो जंगलों के अंदर नहीं बल्कि किनारे किनारे हैं। गुस्सा सरकार पर है जो दोनों की ज़िंदगी और आज़ादी से खेल रही है। मेधा पाटकर है इनके साथ। क्या तुम लोग इनके लिए कुछ नहीं? बात मैं कायदे से पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तुम्हारे चेहरे का रंग बदला। आंखों में लपट सी कुछ उठी, पुतलियों के रंग बदल गए। अपने सूखे ओंठों पर जीभ फेरते हुए तुम कुछ तल्ख कुछ डूबते हुए स्वर में तनफनाए, उफ मम्मा, रिलैक्स।
सुबह ही सुबह इतनी डिप्रेसिंग बातें क्यों करती हो? खुश रहा करो ना, चिल करो। और चाय का प्याला अधूरा छोड़कर झल्ला कर चले गए। क्या? एक हंसते खेलते बच्चे को तेंदुआ उठाकर ले गया और ये कह रहा है कि चिल करो। किस दुनिया में हूँ मैं? क्या संवेदना की सारी ही टहनियाँ टूट गई? क्या यह है मेरा अंश? आज महसूस हुआ भूख और मौत के बाद संसार का सबसे बड़ा दुख है अपने अंश को बेअंश होते हुए देखना। दिमाग शून्य, मन मलबा, बैठी रही अवाक जैसे सदियों से यूं ही बैठी हूँ, सहमी, अपमानित, और युग फड़फड़ाते हुए निकल रहे हैं मेरे ऊपर से। सन्निपात के रोगी की तरह बड़बड़ाने लगी मैं। ऑफिस से आते ही नहीं बोलूँ, सुबह नहीं बोलूँ, शाम नहीं बोलूँ, तो फिर कब बोलूँ? लोगों के जीवन की दारुण त्रासदी पर बोलना क्या डिप्रेसिंग बोलना हो गया? सवाल नहीं, सवालों के गुच्छे उगने लगे भीतर। आंखें मूंद लंबी लंबी सांस खींचने लगी मैं। थकी उम्र और बंद आंखों के आगे बादल के टुकड़ों सा तैर जाता है अतीत की स्मृतियों का एक टुकड़ा। रांची से कुछ दूर गुमला जिले के कुछ गांवों में आदिवासी कल्याण आश्रम नामक संस्था के साथ आदिवासी और वन्य जीवन समझने के लिए चली गई थी। तुम भी साथ में थे मेरे। वहीं पछरुआ गांव में ठंड से ठिठुरती कुछ अर्धनग्न ठिठुरियों को देख तुम कितने द्रवित हुए थे। जैसे ही हम वापस लौटे अपने घर, मैंने देखा तुम मेरी अलमारी के सामने खड़े थे। मैंने समझा तुम्हें पैसे चाहिए। मैंने पूछा क्या चाहिए? तुमने हकलाते हुए कहा, मामा मुझे कुछ साड़ियाँ चाहिए। क्या? मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसा जवाब। तुम महज 10 साल के थे। तुम्हें सहला पुचलाकर पूछा तो जाना कि तुम्हें साड़ियाँ चाहिए थी उन ठिठुरियों के लिए। बहुत दिनों तक मैं खुद को कोसती रही थी। मुझे नहीं ले जाना था तुम्हें वहाँ। पाखुरी से भी कोमल तुम्हारे मन पर अनजाने ही जाने कितनी खरोंचें डाल दी मैंने। वही तुम आज कह रहे हो चिल करो। इतनी ऊंची शिक्षा, इतनी प्रतिभा, सिर्फ पेट के दायरे में सिमटा जीवन। तुम रोशनी के फरिश्ते बन सकते थे, पर क्या बन गए? किसने बदल दिया तुम्हें इतना? कहाँ गया वह मन जिसकी एक एक पाखड़ी को कितने सलीके से खोला था मैंने? ठंडी होती चाय को देखती रही, पीने की इच्छा ही जैसे मर गई। थोड़ी देर बाद तुम लौटे, आधी पी चाय खत्म कर थोड़े करीब आए। मेरी आंखों में झांका। आंखों की कोरों में अटके आंसुओं ने जाने क्या कहा कि तुम्हारे ही भीतर कुछ तो पिघला। मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए भापदार शब्दों में बोले, मम्मा कितना कुछ तो है घर में, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं रह पाती? कुछ तो तुम्हारे दिमाग में है जो तुम्हें खुश रहने से रोकता है। मेरा दोस्त कहता है कि हम मिडिल क्लास भारतीयों का दिमाग है ही ऐसा। हम खुशी भी खुलकर नहीं मना पाते, उसमें भी हमें गिल्ट फीलिंग होती है। तुम अपने को देखो मामा, दुखी रहते रहते शायद तुम्हारी दुखी रहने की आदत हो गई है। आसमान से दुख बटोर लाती हो तुम। ओह नो, ठंडे पानी से नहा जाती हूँ मैं। कैसे समझाऊँ तुम्हें? मैं इसलिए दुखी हूँ कि एक धरती और एक योनि में जन्म लेने के संबंध बहुत गहरे होते हैं, पर तुम नहीं समझोगे। बोलना चाहकर भी बोल नहीं पाती। कुछ गले से जाने कैसी गो गो की आवाज़ निकलने लगती है। चेहरे पर जबरन ओढ़ी मुस्कान अड़ियल बच्चे की तरह हाथ छुड़ाकर भाग खड़ी होती है। अपमान की कालिमा से काले पड़े चेहरे को देख तरस आ जाता है तुम्हें। पुचकारते हुए कहते हो, तुम सेंटी हो गई हो मम्मा। बुरा मान गई मेरी बात का। आंखों से उभरी हताशा आक्रोश की बाढ़ को जबरन रोकती मैं किचन की ओर खिसक जाती हूँ। जाने कितनी बार किचन और बाथरूम बने हैं मेरे शरण स्थल। मन ही मन कहती हूँ, बुरा मानने की विलासिता हमारे हिस्से कहाँ। वैसे भी हम हिंदुस्तानी औरतों की खाल इस उम्र तक आते आते इतनी मोटी हो जाती है कि इतने छोटे मोटे अपमान हमारे ऊपर से गुजर भर जाते हैं, हमारी आत्मा को जख्म नहीं दे पाते। तुम्हारे भीतर फिर कुछ पिघला, इसीलिए फिर खुशामदी पर उतर आए तुम। चाय की प्याली को सिंक में रख मुस्कान बिखेरते हुए दोस्तानी आवाज़ में बोले, एक बात बताओ मामा, मुझे यहाँ रहते रहते 4 साल होने आए। मुझे अरेरा कॉलोनी के बारे में पता तक नहीं। तुम्हें कहाँ से पता चल जाता इतना? मैं भी पिघली लेकिन जब्त कर रखा मैंने खुद को। हे मन मेरे, ये निमंत्रण
बात आगे बढ़ाने का नहीं, वरन हो चुकी बात के साइड इफ़ेक्ट को कम करने का है, जिससे थोड़ी बहुत जो भी साझी दुनिया है हमारी, वह निर्विघ्न चलती रहे। फिर एक चमकता दिन, फुर्सत की चादर और उसमें डुबकी। मैं आज ऑफिस से पहली बार सीटी बजाते बजाते आते देखा तुम्हें। शायद तुम्हारे सेल्स टारगेट पूरे हो गए थे, इस कारण बहुत खुश नज़र आ रहे थे तुम। आते ही चहके तुम। आज मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में गया जहाँ 120 तरह के डोसे थे, 50 तरह की चॉकलेट थी। ऋचा ने कहा, हमें भी वहाँ ले चलो। ऋचा से निपट कर तुम मेरी फिर मनुहार में लग गए। चलो मम्मा, इतने दिन हुए तुम्हें मुंबई आए हुए, अभी तक कहीं घुमा ही नहीं पाया। चलो आज चौपाटी घूम आते हैं। मैं निहाल 3.25 साल हुआ था ऋचा को घर की बहू बने। आज पहली बार उसके साथ बाहर घूमने के लिए निकल रही थी मैं। धूप के साए थोड़े सिमटे तो हम निकले। गाड़ी में म्यूजिक चलता रहा। एकाएक तुमने देश के राजनीतिक क्षितिज पर अन्ना आंदोलन से नए नए उभरे नेता अरविंद केजरीवाल पर कुछ टिप्पणी की। मैं उससे सहमत नहीं थी। भीतर लहर उठी, तुम्हारा प्रतिवाद करूं, पर मैं चुप रही। बैल बना लिया खुद को। अनुभव ने सिखला दिया कि बैल बन जाओ तो खुद से बेमतलब के दुख भाग खड़े होते हैं। जुहू चौपाटी, समुद्री लहरें, आवाज़ें, उड़ते परिंदे, खिलखिलाते बच्चे, प्यार करते जोड़े, हाथों में गुथे हाथों वाले जोड़ों को देख तुमने भी ऋचा का हाथ पोले से अपने हाथों में थाम लिया था। मेरी हथेलियाँ अचानक शुष्क होने लगी थी। भीतर कुछ कुलबुलाने लगा। पीठ का दर्द चिलक उठा, हाथों से ध्यान हटा। मैं आसमान में खरामा खरामा उड़ती गुब्बारे में कैद लालटेनें देखने लगी। सोचने लगी कि मैं आज कुछ भी नहीं बोलूँगी। जाने क्या है, जब भी मैं बोलती हूँ मेरे भीतर से दुख दर्द ही बोलते हैं। तुम्हारे अच्छे भले मूड पर कैंची चल जाती है। मैं सतर्क रही कि मैं आज कुछ भी नहीं बोलूँगी। एक चुप 100 सुख। मैं बहुत देर से चुप ही थी कि तुम्हें कई बार कह भी चुके थे, अम्मा क्या मौन धारण है। थोड़ी देर बाद फिर तुमने कहा, अम्मा कुछ बोलो तो। अब नहीं बोलने का मतलब था अपनी नाराज़गी दिखाना। यूं भी बोलने के लिए तरसती मेरी रूह को तुमने क्या सहलाया। झरझर टपकने लगे शब्द, जैसे झरते हैं पत्ते पतझड़ में पेड़ से। पिछले दिनों ही मैंने मलेशिया के कबीलों पर एक अद्भुत किताब पढ़ी थी। क्यों ना उसी के बारे में बात करूं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो तुम में अपराध बोध पैदा कर तुम्हारे सुख सुहाग को मलिन करता। मैंने बहुत सावधानी से एक खूबसूरत बात कही, उनकी तुम्हें बताई। जानते हो बेटा, मलेशिया में एक कबीला है, सिनोई कबीला। इस कबीले के लोगों के बीच एक विचित्र नियम है। सुबह उठते ही परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठते हैं, पिछली रात देखे गए अपने स्वप्नों को सबके सामने कहते हैं। फिर वे इन स्वप्नों की व्याख्या करते हैं। वे मानते हैं कि ये स्वप्न उन्हें पूर्वजों से जोड़ते हैं और पूर्वज इन स्वप्न के माध्यम से उनके जीवन के निष्कर्ष और आने वाली समस्याओं का समाधान और आने वाले दुखों का निदान सुझाते हैं। इसीलिए सब सामूहिक रूप से उस दिन की योजना तय करते हैं। मैंने ये भी जोड़ा कि बहुत पहले मैंने स्वप्न देखा था कि लोग नमक का स्वाद ही भूल गए। भर भर मुट्ठी नमक मिला रहे हैं खाने में, पर खाना वैसा ही नमकहीन और बेस्वाद बना है। अब बताओ, इस स्वप्न की क्या व्याख्या हो सकती है? क्या संकेत दे सकता है यह स्वप्न? अपनी बात समाप्त कर मैंने बड़ी हसरत से देखा तुम्हारी ओर। इस बार तो सर्तिया तुम खुश हो गए। कितनी विचित्र बात मैंने बताई थी तुम्हें। पर कुछ पल तुम्हारा चेहरा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह भावहीन रहा। फिर तुम झुंझलाए, छोटी सी उबासी लेते हुए सूखी आवाज़ में मेरी बहकती बातों पर एक दहकती टिप्पणी जोड़ते हुए बोले, मामा यार, कहाँ पहुँच गई तुम? मलेशिया? अरे अपने घर अपने देश की बातें ख़त्म हो रही क्या? नॉर्मल आदमी की तरह स्वादिष्ट बातें क्यों नहीं करती? मामा, खाना तो इतना स्वादिष्ट बना लेती हो। बोलते हुए तुम अपने रीबॉक के जूते में लगी समुद्री बालू को ज़ोर ज़ोर से झाड़ने लगे, जैसे मेरे विचारों को झाड़ रहे हो। तो फिर क्या हो गया इस बार? क्यों चढ़े तुम? माजरा क्या है? कुछ भी बोलूं पासा उल्टा ही पड़ता है। पानी में डोलती परछाई की तरह क्या फिर पकड़ नहीं पाई तुम्हारे मन को? कानी नज़र से देखती हूँ ऋचा तो नहीं कहीं आसपास। चल रही हूँ, मुस्कान को ढीठ की तरह चेहरे पर ओढ़े साथ साथ चलता जा रहा है अंधेरा।
हीरा मन की तरह तीसरी कसम खा लेती हूँ, जो भी हो जाए अब नहीं बोलूँगी, इससे सिवाय ज़रूरी बातों के। दूसरे दिन टूट जाती है कसम। तुम्हारे दोस्तों की माँ की मृत्यु हो जाती है। उन दिनों नेत्रदान करवाने का भूत सवार था मुझ पर। अभी तक 4 परिवारों में नेत्रदान करवा चुकी थी। ये मौका खोना नहीं चाहती थी। इस कारण निर्लज्ज ढीठ बच्चे की तरह फिर आई तुम्हारे पास। सुना है तुम्हारे दोस्त की माँ की मृत्यु हो गई। तुमने गर्दन हिलाई, मुलायमियत से देखा मेरी और मेरा साहस लौटा। झिझकते स्वर से अपनी आवाज़ के एक एक टुकड़े को जतन से जोड़ते हुए फरियाद की, बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़कर उनके लिए नेत्रदान के लिए पहल करो। तुम्हारे भाव फिर पलटे, माथे पर सिलवटें गहराई। कठोर नेत्रों से ताका तुमने मेरी तरफ। उफ मम्मा, कितना बोलती हो तुम भी, कुछ भी बोलती रहती हो। ये तो सोचो कि उस महिला ने जिंदगी में बहुत कष्ट झेला, अब शांति से क्या उसे मरने भी नहीं दोगी। मरने के बाद भी उसकी चीर फाड़ करें। और ये भी तो सोचो, ऐसे गमगीन मौके पर बोलूं भी तो कैसे, क्या सोचेंगे उनके घर वाले मेरे लिए। आक्रोश, परेशानी, खिन्नता के मिले जुले से टुकड़े तुम्हारी आवाज़ से तारों की तरह टूटे थे। टहनी सी फिर टूटी मैं। क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? क्या दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा मेरा? क्या मेरी सोच पर कोहरा छाया हुआ है? कहाँ तो पढ़ा था कि शादी होते ही औरत की अक्ल का 1/3 घास चरने चला जाता है और बच्चों के बड़ा होते बचा 1/3 खुद घर छोड़ भाग जाता है। तो क्या मैं सिर्फ बचे खुचे 1/3 अक्ल से काम कर रही हूँ? अरे इसमें बुरा क्या है? कौन जाने उनके बेटों में सद्बुद्धि आ जाए और तैयार हो जाए वे नेत्रदान के लिए, तो 2 आदमियों की दुनिया रोशन हो जाए। रोक नहीं पाती खुद को, चूहे की तरह धड़कते दिल को थाम आखिर बोल ही देती हूँ। इस बार चोले से बाहर निकल आए तुम। मम्मा प्लीज, क्यों भेजा फ्राई करती हो अपना? क्यों हमारे मामले में दखलंदाजी करती हो? आने वाले बच्चे की सोचो, माँ हो, घर की खुशहाली की सोचो, दादी बनने की सोचो और खुश रहो। आवाज़ में खींच, विद्रोह, असंतोष की मिली जुली छाया मचल उठी थी। क्या कहा? मैं सिर्फ बच्चे के लिए सोचूं, पीड़ित मानवता के लिए नहीं। लगा जैसे घर की छत एकाएक टूट कर गिर गई मुझ पर। नहीं, ये मेरी दुनिया नहीं है, ये मेरी रचना नहीं है, ये मेरा अंश नहीं है। नहीं जी पाऊंगी मैं इस भाव शून्यता की बदबू में। क्या मेरे होने में ही ऐसा कुछ जो प्रेरित करता है मैं कुछ नहीं बोलूं, और बोलूं तो सिर्फ बेटे पोते, गहने, कपड़े, जेली, अचार, मुरब्बा के कोकून में ही बंद रहूं। व्यतीत के धुंधलके से धुंधला जाती हैं आंखें। झांकने लगता है एक और चेहरा, जिसे जाने कब बहा दिया था मैंने समुद्र की उत्ताल लहरों के बीच। जब भी घर गृहस्थी से इतर बात करना चाहती हूँ, झल्ला जाता है वह चेहरा। उप कितना बोलती हो तुम। चुप रहते रहते लगता था ओंठ ही चिपक गए मेरे। लगता मेरी धमनियों में खून नहीं, शब्द ही शब्द बह रहे, बाहर जाने को बेताब अनकहे शब्द। नहीं, तुम मेरे नहीं, अपने पापा का ही अंश हो। बेही बह रहे हैं तुम में। मैंने समझा था उस अतीत को मैंने समुद्र में बहा दिया है, पर आज समझी जीवन अपने साथ बहाकर कुछ भी नहीं ले जाता, लौटा लाता है बार बार समुद्री लहरों की तरह। तुम कहते हो कि मैं माँ हूँ, इसलिए सिर्फ अपने घर की खुशहाली के लिए सोचूं, पर इतना याद रखना मेरे बच्चे कि जिस दिन माएँ पूरी धरती की माएँ बन जाएंगी, दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी। बढ़ते वक्त के साथ फैलने लगती है खामोशी। अपने ही खोल में बंद पोटली सी पड़ी मेरी काया दिन भर सिकुड़ने लगती है। डुबा देती हूँ खुद को पूरी तरह किताबों में। आखिर यही है मेरे सच्चे साथी। नपी तुली बातें। तुमसे खाना लगा दूँ, चाय बना दूँ, कब तक आओगे? ऋचा को ले जाऊँ चेकअप के लिए? दार्शनिकता की चादर में दुबका देती हूँ खुद को। ऐसे ही झटके दिखा देते हैं विराट। वेदों में लिखा है कि पुत्र से बढ़कर कोई शत्रु नहीं। उपनिषद में लिखा है कि प्रियम त्वाम रोष्यसि, तुम्हारा पुत्र ही रुलाएगा तुमको। यदि मेरे लिए कोई कल हुआ तो नहीं रहूँगी इस कैप्सूल घर में। यदि मेरे लिए कोई कल हुआ तो नहीं रहूँगी इस कैप्सूल घर में। सांझ की धूप सी सरक जाऊँगी, निशब्द खामोश टकराऊँगी लहरों से, लेकिन इस माटी में खुद को नहीं रोपूंगी। बस एक बार निपट जाए ऋचा की डिलीवरी। दुनिया बहुत बड़ी है। शांत, खामोश और बोरियत से भरे दिन
गर्म हवाओं की तरह गुजर रहे हैं। गिन गिन कर गुजार रही हूँ दिन, कब आएगी ड्यू डेट ऋचा की। सब कुछ अच्छे से निपट जाए, एक दिन झुंझलाकर खींच लेते हो तुम किताब मेरी। क्या मम्मा, दिन भर किताबों में ही डूबी रहती हूँ, कुछ बोलती ही नहीं। पास बैठो, मुझसे कुछ बात करो। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। खिड़की के बाहर खड़े पलाश के पेड़ों के हरियाली पत्तों से हटकर नज़रें तुम पर टिक जाती हैं। तुम्हारी आंखों में वैसी ही जिद, वैसी ही बेबसी, वैसा ही प्यार, वैसा ही उतावलापन है जैसा दूर बचपन में तुम्हारी आंखों में झलकता था। जब मैं कपड़े धोने में मशगूल रहती थी, तुम छीन लेते थे मेरे हाथ से साबुन। पहले मुझसे बात करो। मैं फिर वही हो जाती हूँ, निहाल गदगद। भीतर जाने क्या पिघलता है, डबडबा जाती हैं आँखें। आंसुओं के झिलमिलाते पर्दों से देखती हूँ तुम्हें, वैसा ही भोलापन आँखों में, वैसी ही भरे बादलों सी नेह भरी निश्चल आँखें। क्या मैं ही पकड़ नहीं पाती तुम्हारे व्यक्तित्व के रेशों को, जो सेमल के फूलों की तरह उड़ते रहते हैं दिन भर। क्या नौकरी का तनाव बदल रहा है तुम्हारा व्यक्तित्व? इस महीने नंबर पूरे हो गए थे तुम्हारे, क्या इसलिए नज़र आ रहे हो तुम इतने खुश? तुमसे दूर रहकर क्या मैं खुद एक शून्य में नहीं बदल जाऊंगी, जी पाऊंगी? तुम्हारी गुनगुनी आवाज़ का ये टुकड़ा, मुझसे कुछ बात करो। चैन से बैठने देगा कहीं मुझे, फुदकेगा नहीं मेरे आसपास। पर कभी भीतर, कभी गहरे से उठती है एक आवाज़, उतनी ही तेज। जिन पेड़ों को छोड़ आए उनकी छाया के लिए क्यों लौटना? कोई भी शून्य स्थायी नहीं रहता। जीवन और प्रकृति देर सवेर भर ही देते हैं किसी भी शून्य को। मुझे वहाँ जाना है जहाँ चहक सकूँ, बांट सकूँ खुद को रेसा रेसा। उफनती समुद्री लहरों की तरह टकरा रही हैं दोनों आवाज़ें मन के कूल किनारों से। तो अभी आप सुन रहे थे मधु कांकरिया की लिखी कहानी निर्वासिता। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, लाइक और कमेंट करिए तथा